पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स को पूरा पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे और रेज्यूलेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का घटाना और रेज्यूलेशन मीन्स वियोजन होता है, दो या दो से अधिक पार्ट्स में तोड़ना। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टरों का घटाना। द अपोजिट प्रोसेस ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर्स को घटाने के लिए हम जैसे लिखा है a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b कैन आल्सो बी रिटेन एज वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। ये दोनों बातें एक ही बातें हैं बच्चों। तो अगर हम किसी वेक्टर में दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज करके ऐड कर दें, देखिए प्लस लग गया, तो यही क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जिन दो वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है उनमें से एक वेक्टर को तो उसी डायरेक्शन के एलांग बनाते हैं, जबकि दूसरे को जिसे घटाना होता है उसके डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। बाकी रूल एडिशन का ही लगेगा, क्योंकि हम a में माइनस बी को ऐड कर रहे हैं। जैसे एक वेक्टर आपको इस प्लेन में a यहाँ दिया है, कोई वेक्टर है a जो यहाँ आपको दिया है इस डायरेक्शन के एलांग, यह आपका वेक्टर a है। और दूसरा वेक्टर भी आपको इस डायरेक्शन के एलांग, किसी डायरेक्शन के एलांग दिया है, इस डायरेक्शन के एलांग, इस डायरेक्शन के एलांग, कहीं ये इसी प्लेन में ये दूसरा वेक्टर लगा है b। अब आप ये दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन के एलांग लगा है, इस डायरेक्शन के एलांग। अब आप वेक्टर a से वेक्टर b को घटाना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसका रिवर्स डायरेक्शन क्या होगा, इसके पैरेलल। हमने अपोजिट वेक्टर्स बताया है डेफिनेशन में पहले ही। अब इसके हेड से माइनस बी को ऐड कर दें, तो माइनस बी कहाँ जाएगा, इसी के पैरेलल यही माइनस बी आएगा। तो इस डायरेक्शन में लेते हुए हम यहाँ पे इस तरह से इसके पैरेलल एकदम इसके हेड से इसे ऐड कर देंगे ऐसे, इस बी को। क्लियर स्टूडेंट्स, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया ऐसे। अब इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, अगर ध्यान देंगे तो इनिशियल और फाइनल को मिलाने से रिजल्टेंट फाइंड होगा, ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा आर, और आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। इस तरह से ये जो एरो की लेंथ है वह क्या बताएगा बच्चों, a माइनस बी के रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा और इसका एंगल बताएगा ये। तो अब इसके रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, अगर दो वेक्टर्स को आप जोड़ते हैं जिनके बीच का एंगल थीटा हो, तो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। लेकिन जब डायरेक्शन को आप इसके रिवर्स कर देंगे तो जो एंगल थीटा होगा वह कितने में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, 180 माइनस थीटा में।
जब एंगल के डायरेक्शन को आप वेरी करा देंगे तो एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जहाँ थीटा है वहीं 180 माइनस थीटा रख दीजिए। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा होती है स्टूडेंट्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यह देखिए, इस फार्मूले के सहायता से आप रिजल्टेंट की वैल्यू को क्या करेंगे, निकाल देंगे। ये आपके रिजल्टेंट की वैल्यू को क्या करेगा, बताएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम चर्चा करेंगे इसके बाद, या इसके अलावा एंगल किससे पता चलेगा। वही बात, tan अल्फा इक्वल टू एंगल निकालना होगा। अगर आपने एडिशन अच्छे से देखा होगा तो यहाँ समझ में आ जाएगा। tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा। चूंकि साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही होती है, cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा होती है। तो बी साइन थीटा अपान ए माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से इसके सहायता से हम रिजल्टेंट के डायरेक्शन को पता करेंगे और इसके सहायता से हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को पता करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ेंगे रेज्यूलेशन ऑफ वेक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक। रेजुलेशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, बांटना, डिवाइड करना, तोड़ना। अगर हम किसी एक ही वेक्टर को दो या दो से अधिक डायरेक्शंस में ब्रेक कर दें, इस प्रकार ब्रेक करें कि सभी पार्ट्स का जो रिजल्टेंट हो उसी वेक्टर, अकेले वेक्टर के बराबर हो जिसे तोड़े हैं, तो इसी प्रोसेस को रेजुलेशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू मोर डायरेक्शंस, मोर पार्ट्स इज कॉल्ड रेजुलेशन ऑफ वेक्टर्स। इसे वेक्टर्स का रेजुलेशन कहते हैं। और उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा, और जो होंगे टूटेंगे वो उनके कंपोनेंट कहलाते हैं। जैसे मान लिया अगर ये कोई वेक्टर ए है बेटा स्टूडेंट्स, ये कोई वेक्टर ए है, इस वेक्टर को आपने दो पार्ट में तोड़ दिया। पहला पार्ट यहां तोड़ दिया और दूसरा पार्ट और किसी डायरेक्शन में तोड़िए जहां तोड़ सकते हो आप, शो करिए उन्हें। यह एक वेक्टर है, किसी और दिशा में तोड़िए, जहां भी तोड़ना हो, जहां आपकी मर्जी हो। एक दिशा में मान लिया आपने इन्हें यहाँ रिजॉल्व कर दिया यहाँ,
तो इनका और इनका रिजल्टेंट, अब देखिए यह वेक्टर ए था, इसका एक कंपोनेंट यह हो जाएगा, इसे A1 कह दें, और दूसरा कंपोनेंट यह हो जाएगा, इसे A2 कह दें। ये दोनों इसके पार्ट हो गए। लेकिन इस तरह से हूं कि जब हम ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ इन दोनों पे लगाएं, किस पर, A1 और A2 पर, तो इनका रिजल्टेंट A के बराबर आना चाहिए। तब इन्हें उसका क्या कहेंगे, कंपोनेंट कहेंगे। समझ में आ गया? या जैसे पैरेललोग्राम लॉ में आपने लिया था, पैरेललोग्राम लॉ याद करिए आप लोग, दो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम की साइड्स के एलांग आप ले लिए थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। यहाँ वेक्टर ए आपने चुना था और यहाँ वेक्टर बी आपने चुना था। तो रिजल्टेंट कहाँ गया था, आर यहाँ आया था, यहाँ ये आर हो गया था। तो यूं कह सकते हो कि जो ये आर है इसके दो कंपोनेंट मान सकते हो, वेक्टर ए पहला कंपोनेंट और वेक्टर बी दूसरा कंपोनेंट। यानी यहाँ ए एक कंपोनेंट है, उसका माना जा सकता है बी दूसरा कंपोनेंट, और इन दोनों का रिजल्टेंट कौन हो गया, आर हो गया। कह सकते हो कि हमने एक वेक्टर आर को ऐसे दो टुकड़े में रिजॉल्व कर दिया जिनका रिजल्टेंट इफेक्ट इसी के बराबर है, और इन दोनों को इसका क्या कहेंगे, कंपोनेंट कहेंगे। समझ में आ गया? अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे, अगर हम कंपोनेंट्स को एक दूसरे से 90 डिग्री पर, अगर किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट हों और उन्हें हम एक दूसरे से 90 डिग्री पर अगर रिजॉल्व करें, रिजॉल्व करना माने आप जान गए कि दोनों वेक्टर्स के बीच जो उसके दोनों कंपोनेंट हों वह एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों, तो इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। मतलब अगर यह एक कोई वेक्टर है ए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और इसे हम दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर रहे हैं, एक डायरेक्शन यहां और दूसरा डायरेक्शन यहां, इससे 90 डिग्री पर। ये एक कंपोनेंट है और ये दूसरा कंपोनेंट है। इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच कितने डिग्री का एंगल बना स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का एंगल बना। अगर हम इन्हें एक्सिस के एलांग ले लें, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के एलांग लगा हुआ है, ऐसे कह सकते हैं आप। ये एक्स एक्सिस के एलांग लगा हुआ है, इसे वाई एक्सिस के एलांग, और जो एक्स एक्सिस के एलांग लगा है इस कंपोनेंट को हम ए एक्स से डिनोट कर देंगे, जो वाई एक्सिस के एलांग लगा है उसे ए वाई से डिनोट कर देंगे। तो ये दोनों, और ये वेक्टर ए है आपका जिसे आपने रिजॉल्व किया है। अगर हम इसे कंप्लीट करेंगे तो एक रेक्टेंगल कंप्लीट होना चाहिए, और रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं। पैरेललोग्राम लॉ यहाँ होल्ड हो जाएगा अगर पैरेललोग्राम लॉ लगाना चाहेंगे। तो इसे हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहते हैं, इसे वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। एक्स एक्सिस के लांग जो कंपोनेंट लगा है इसे हॉरिजेंटल कंपोनेंट ए एक्स कहेंगे, और जो वाई एक्सिस के लांग लगा है इसे वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई कहेंगे। मान लिया
जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इनकी वैल्यू कैसे देंगे और किस टर्म में देंगे ए एक्स और ए वाई की, इस पे थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर हम लेते हैं तो किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से, और वाई एक्सिस के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर को लेते हैं तो किससे डिनोट करते हैं, जे कैप से, और आई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से। दूसरी बात आपको यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में बताया था, अगर यूनिट वेक्टर ए, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को ऊपर से एरो हटा के भी लिख सकते हैं, अगर ऊपर से एरो हटा दिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कहलाएगा। इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम आई कैप की वैल्यू लिखें, आई कैप इक्वल टू, तो ए एक्स वेक्टर ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा आई कैप की वैल्यू। यानी यूं कह सकते हैं कि आई कैप इक्वल टू, इसके अलांग इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, आई कैप इक्वल टू ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स, मैंने इसके ऊपर से एरो हटा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वह मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स आई कैप। इसी प्रकार से ए वाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए वाई जे हो जाएगा। अब दोनों का अगर आप सम करेंगे यानी ए एक्स प्लस ए वाई, तो यह ए एक्स आई प्लस ए वाई जे के बराबर आएगा। यानी यू कैन राइट आउट वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। इस तरह से अगर किसी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट करना है तो यह एक मेथड हो गया। ध्यान दें, अगर वह वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग किसी प्लेन में रिजॉल्व किया गया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, तो उस वेक्टर की वैल्यू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे हो जाएगा। लेकिन अगर उसे 3 डायमेंशन में रिजॉल्व किया गया है बच्चों, अगली बात एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग किया गया है, तब वेक्टर ए की वैल्यू तीनों कंपोनेंट को शो कर देंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यानी अगर किसी भी वेक्टर को उसके तीनों कंपोनेंट्स के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के अलोंग रिजॉल्व कर दिया गया है, तब उस वेक्टर को किन टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ये कंपोनेंटिंग समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, ये पहली बात हो गई। लेकिन अगर ज्योमेट्री से इनकी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इन बातों को जरा ध्यान दीजिएगा। इस तरह से स्टूडेंट रेजुलेशन ऑफ वेक्टर्स में इतनी बातें आपने देखा। अब अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली इस एंगल के टर्म में इन कंपोनेंट्स की वैल्यू को शो करना चाहें तो कैसे शो करेंगे,
इसे देखेंगे स्टूडेंट्स। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका वेक्टर ए है। जैसा कि पिछला फिगर आपने अभी बनाया है, ये एंगल थीटा है। यह आपका कंपोनेंट ए एक्स है, यह कंपोनेंट आपका ए वाई है। तो इस फिगर से ध्यान देंगे अगर आप लोग, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं आपके, दो रूपों में आपने लिखना देखा। अब अगर यहाँ से ध्यान देंगे, इसके कंपोनेंट्स को आप तोड़ेंगे कास और साइन में। अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो ए एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल को। देखिए आप लोग, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो ए एक्स अपॉन यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू कॉस थीटा होता है। यानी ए एक्स अपॉन ए इक्वल टू कॉस थीटा। तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा हो जाएगा। यानी एक बात यही दिमाग में रखिएगा, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा या जो कंपोनेंट रिजल्टेंट के साथ एंगल थीटा बना रहा है, उसे कॉस कंपोनेंट के रूप में लिखेंगे। यहां से समझ लीजिए। और ए वाई अपॉन ए जो हो जाएगा, हाई ए वाई है पूरा। अगर यह ए वाई है तो उसी डायरेक्शन में यह ए वाई है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ए वाई अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। इसे हॉरिजेंटल कंपोनेंट और इसे वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है आपको। रिजल्टेंट निकालेंगे तो आप जानते ही हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल, इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के बीच का एंगल किसके बराबर? 90 के बराबर है। तो R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता। थीटा 90 हो तो 2ab कॉस थीटा वाला टर्म शून्य हो जाता है। तो यहाँ रिजल्टेंट ए का जो रिजल्टेंट यहाँ R की जगह पे ए है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो गई? ए एक्स की, ए कॉस थीटा। ए वाई की वैल्यू क्या हो गई? ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यानी रिजल्टेंट आपका किसके बराबर आ गया? अगर आर से डिनोट कर दिए हो तो आर इक्वल टू ए हो गया। यानी जो आपका रिजल्टेंट है यह आर, वह इन कंपोनेंट और इस कंपोनेंट का इसी के बराबर है। इसलिए ये दोनों इसके क्या हो गए? कंपोनेंट्स हो गए। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे बताएंगे? tan थीटा इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए वाई अपॉन ए एक्स। वर्टिकल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को हॉरिजेंटल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा स्टूडेंट्स? फाइंड अप हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से आपने वेक्टर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन और रेज्यूलेशन को स्टडी कर लिया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में